ठीक है, तो कहाँ तक कर लिया था अपन ने लास्ट क्लास में? लास्ट टॉपिक क्या क्या करा अपन ने? सर रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट अपन ने देखा है ना, किसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस का कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस की कंडीशन सर ओमेगा 1/√LC के इक्वल होना चाहिए। है ना, ओमेगा की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1/√LC। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो अगर 1/√LC के बराबर आती है तो उसको अपन बोलते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट कैसा होगा? प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा या रेजिस्टिव होगा? कैसा होगा मेरा सर्किट? प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव होगा, है ना। जो मेरा सर्किट है दैट विल बी प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव। रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी द रिएक्टेंस ऑफ सर्किट? सर 0। जीरो के बराबर है ना। रिएक्टेंस जो है वो जीरो के बराबर होगा। जो रेजिस्टेंस है वो पूरा का पूरा मेरा इंपीडेंस के बराबर ही रहेगा। जितना मेरा सर्किट का रेजिस्टेंस है उतना ही मेरा इंपीडेंस होगा। जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी। जो एक्स की वैल्यू है, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन ने सारा का सारा देखा था। आगे अपन मूव करते हैं, है ना, इसी के आगे अपन चलते हैं। थोड़ा सा एनालाइज और करते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा एनालाइज और करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ तक अपन ने सारा का सारा देख लिया था ना। ये अपन ने करंट को और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी देखा था। इसी ग्राफ को अपन आगे थोड़ा सा एनालाइज और करेंगे बाद में। एक चीज अभी देखते हैं कि मान लो अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना, मैंने एक आरएलसी सर्किट फिक्स कर दिया, रेजिस्टर मेरा फिक्स हो गया, मेरा कैपेसिटर फिक्स हो गया, मेरा इंडक्टर फिक्स हो गया। अब मेरा जो सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ। तो देखो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपन ने ऐसे देखा, मान लो कोई सोर्स है अपने पास। अब सोर्स की फ्रीक्वेंसी को मैं कम कर रहा हूँ, है ना। सपोज मेरा रेजोनेंस पे सर्किट काम कर रहा है, तो अपन एक लिखते हैं इसके अंदर। मान लो मेरे पास ऐसे सर्किट है, सर्किट के अंदर सपोज आरएलसी सब फिक्स है। मैंने एक बार देखा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम रखा, है ना। ध्यान से देखो, अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराया, तो मेरा सर्किट कैसा रहेगा? कैपेसिटिव रहेगा या इंडक्टिव रहेगा? बताओ सोच के। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रखी है मैंने, तो मेरा जो सर्किट है प्रीडोमिनेंटली वो कैपेसिटिव रहेगा या इंडक्टिव रहेगा? एक्सी क्या लिखते हैं अपन और एक्सएल क्या लिखते हैं? एक्सी की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1/। 1/ओमेगा सी के बराबर। और एक्सएल की वैल्यू क्या लिखते हैं? ओमेगा एल। ओमेगा एल के बराबर लिखते हैं। तो मैंने है ना ओमेगा को कम करा। ओमेगा को कम करने पे एक्सएल बढ़ रहा है या एक्सएल कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। एक्सएल तो कम हो रहा है। ओमेगा को कम करने पे एक्सी पे क्या फर्क पड़ रहा है? सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो रहा है। 1/ओमेगा सी है ना, 1/ओमेगा सी। ओमेगा को कम कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को छोटा कर रहा हूँ, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, है ना, एक्सी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं ओमेगा से छोटा, मतलब ओमेगा नॉट से छोटा ओमेगा ले लूं, एट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे अगर देखेंगे अपन, तो मैं बोलूंगा एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। जो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? फाई की वैल्यू, जब कैपेसिटिव बन गया सर्किट तो क्या करेगा? करंट लैग करेगा, लीड करेगा? लीड करेगा। लीड करेगा। फाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। सर्किट इज
predominantly कैपेसिटिव। ठीक है भाई, सेम का सेम रीजन अपन देखेंगे। अगर मैं ओमेगा नॉट से ज्यादा कर दूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दूं, है ना, अगर मेरा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दूं तो क्या होगा? उससे उल्टा हो जाएगा। इंडक्टिव। बिल्कुल इंडक्टिव बन जाएगा, प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव बन जाएगा। तो एट ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट मैंने देखा कि मेरे एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी हो जाएगी। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, जो मेरा फाई है दैट विल बिकम लेस देन 0, क्योंकि मेरा जो करंट है वो लैग करने लगेगा। ठीक है, तो फाई विल बी लेस देन 0, सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, ओमेगा को 0 के मतलब ओमेगा को ओमेगा नॉट के बराबर करा। ओमेगा नॉट के बराबर रेजोनेंस की कंडीशन रहेगी, मेरा सर्किट विल बी प्रीडोमिनेंटली रेजिस्टिव। एकदम सरल, सिंपल, आसान। एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ये सब अपन एनालाइज कर, मतलब अपन जानते ही हैं सारा का सारा, बस थोड़ा बहुत दोबारा लिख रहे हैं इसको। दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 0 and circuit is predominantly resistive। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं इसी का। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आरएलसी सर्किट दे दिया मुझे, सपोज एक आरएलसी सर्किट दे दिया ऐसे, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक इंडक्टर लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया। तो ऐसा हमारा एक सर्किट बन गया, है ना। इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। वैल्यू सपोज कैपेसिटर की मान लेते हैं अपन 20 ओम के बराबर, है ना। इंडक्टर की अपन मान लेते हैं 50 ओम के बराबर, और रेजिस्टर है हमारा 30 ओम के बराबर। अब क्या कर रहे हैं अपन, 4 ऑप्शन गिवन है, उसके बेसिस पर हमें टिक करने हैं करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए लिखो, ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा IM decreases। ऑप्शन बी, on decreasing omega by या on decreasing omega very slightly, है ना। ओमेगा डिक्रीज करने का मतलब है ज्यादा अमाउंट से नहीं कर रहे, थोड़ा सा अपन ने डिक्रीज करा। तो ऑन डिक्रीजिंग ओमेगा स्लाइटली IM इंक्रीजेस। ये लिखा है। उसके बाद लिखा है सी ऑप्शन, ऑन डिक्रीजिंग separation between capacitor plates, P average decreases। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या लिखे अपन देते हैं, ऑन इंसर्टिंग a rod between a metal rod, on inserting a soft iron rod, .
between inductor phase difference between I and V, या phi, या लिखो phase difference ही लिखो, phase difference between I and V increases। ये चार ऑप्शन हमें दे दिए इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, तो अपने को एनालाइज करना है क्या क्या होगा। ठीक है, अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि जो मेरा सर्किट है, अभी जो मेरा सर्किट है वो सपोज कहाँ ऑपरेट कर रहा है, अभी मान के चलो कि ये रेजोनेंस पे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा सोच के चलें। अगर रेजोनेंस पे ऑपरेट नहीं करा सकते इसको, कहाँ ऑपरेट कराएं इसको? देखो अलग अलग कंडीशन पे एक बार चेक करके देखो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। ओमेगा को अब देखो इस सर्किट के इसके अंदर अपने को देना पड़ेगा पहले, है ना, यहाँ पे अपने को देना पड़ेगा। अभी ओमेगा, अभी मेरे को बताओ सर्किट कैसा है, प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव है या प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव है? एनालाइज देखो एक बार। ओमेगा इससे जेड से पता लग रहा है, इनके एक्सी एक्सेल से पता लग रहा है। अभी कहां पर है सर्किट? इंडक्टिव। अभी प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव है ना, इसका मतलब एक्सेल की जो वैल्यू है वो एक्सी से बड़ी है। अब अगर मैं सपोज ऑप्शन ए के अंदर चेक कर रहे हैं, ओमेगा को इंक्रीज करूंगा, ओमेगा को इंक्रीज करने पे एक्सी और एक्सेल पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेल इंक्रीज हो जाएगा तो 50 से और बड़ा हो जाएगा, और एक्सी की वैल्यू 20 से और छोटी हो जाएगी, सही है? तो मैक्सिमम यस। करंट आई एम की वैल्यू, आई एम की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? आई एम को क्या लिखूंगा? वी एम बाय जेड। अगर मैं ओमेगा को और बढ़ाता हूं तो जेड पे क्या फर्क पड़ेगा? जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर तो मेरा फिक्स है, एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू क्या हो रही है? एक्सी माइनस एक्सएल रिएक्टेंस क्या हो रहा है सर्किट का, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम कैसे हो रहा है? अभी कितना है रिएक्टेंस बताओ सर्किट का, एट दिस मोमेंट रिएक्टेंस कितना है? 20। रिएक्टेंस कितना है? 20 नहीं है, रिएक्टेंस कितना है? 30 के बराबर है ना। 50 सर और 30 20, है। 30 है, 50 और 20 30 ओम के बराबर है। 50 माइनस 20 या 20 माइनस 50, मॉड्यूलस लेते हैं हमेशा। रिएक्टेंस 30 के बराबर है, सही है? सर 30। हाँ 30 है ना। एक्सेल एक्सेल की वैल्यू 50 है, एक्सी की वैल्यू 20 है, तो एक्सेल और एक्सी का डिफरेंस लेंगे, 30 के बराबर है। अब अगर मैं ओमेगा को बढ़ा दूं तो एक्सेल 50 से मान लो 55 हो जाएगा, ये 20 से मान लो 18 हो गया, 17 हो गया, कुछ भी हो गया, तो दोनों का डिफरेंस बढ़ रहा है ना। टोटल रिएक्टेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। टोटल रिएक्टेंस है ना, टोटल रिएक्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो जेड इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीज होगा तो सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन वन करेक्ट है क्या? यस सर। ऑप्शन वन मेरा करेक्ट है। ऑप्शन बी चेक करो, ओमेगा को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज करा, ठीक है, और इंक्रीज डिक्रीजिंग ओमेगा स्लाइटली, तो करंट जो है वो बढ़ेगा कि कम होगा, क्या होगा? हम देखो क्या कर रहे हैं, ओमेगा को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, ओमेगा को डिक्रीज करने पे क्या हुआ? एक्सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, है ना, एक्सेल की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ स्लाइटली क्यों लिखा है मैंने, स्लाइटली हटा दूं तब भी मैं कर सकता हूँ क्या टिक? स्लाइटली का क्या रोल है यहाँ पर? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्लाइटली? सर थोड़ी कम हुई है ओमेगा की वैल्यू। नहीं, अगर मैं स्लाइटली को हटा भी दूं तब क्या फर्क पड़ेगा? इस ऑप्शन को मैं टिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तब स्लाइटली का क्यों लिखा है यहाँ पे स्लाइटली? सर अगर मैं ज्यादा कम स्लाइटली कर। नहीं, ज्यादा कम करने पे क्या दिक्कत है फिर?
सर करंट फ्लो नहीं होगा। क्या करंट फ्लो नहीं होगा? क्यों? करंट तो फ्लो होगा, मतलब मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ ना, जीरो नहीं कर रहा हूँ मतलब ओमेगा को। लेकिन अगर मान लो ज्यादा कम कर देंगे तो क्या दिक्कत है? ज्यादा कम करने पे क्या दिक्कत है? इस ग्राफ से नोटिस कर सकते हो क्या? इस ग्राफ से देखो, ये वाले ग्राफ से एनालाइज करते हैं अपन। अभी अपन इस ग्राफ में कहां पर है? इस ग्राफ से एनालाइज करो, देखो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं अभी कहां पर होऊंगा मेरे को बताना। अभी जो ये करंट सिचुएशन है सर्किट की, जिसके अंदर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस 20 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 है और रेजिस्टेंस 30 है, तो मैं कहां पर हूं अभी? ओमेगा नॉट के लेफ्ट में हूं कि ओमेगा नॉट के राइट में हूं? कहां पे हूं? इससे जस्ट पहले अभी अभी अपन ने एनालाइज करा, व्हेनेवर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, कैसा होता है सर्किट? इंडक्टिव। इंडक्टिव है ना यार, दिख भी तो रहा है मेरे को, यहाँ पे 50 ओम है इंडक्टर, इंडक्टर का रिएक्टेंस 50 ओम है, कैपेसिटर का 20 ओम है। इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है? ओमेगा नॉट से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है सर। बड़ी है। तो मैं इस रीजन के अंदर हूं, वी आर इन दिस रीजन। ये पूरा रीजन होगा, ठीक है। यहाँ पर हूं मैं, यहाँ पे इंडक्टर ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है, यहाँ पे है अपन। ये चमक रही है बात? चमक रही है बात? यस सर। ठीक है। अमन माइक ऑन है? ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी है, तो अभी तक यहाँ पर है अपन। अब देखो यहाँ पर अपन ने यहाँ लिखा था ओमेगा को मैं इंक्रीज करूं, और तो मान लो मैं जैसे कि सपोज कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ से राइट में जा रहा हूँ तो देखो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? ओमेगा को और इंक्रीज करा, क्या हो रहा है? करंट कम। कम हो रहा है। ऑप्शन ए अपन ने टिक कर दिया। अब देखो बी ऑप्शन में ऑन डिक्रीजिंग ओमेगा, ओमेगा को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो शुरू में हल्के हल्के से अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो रही है, लेकिन ओमेगा को और ज्यादा डिक्रीज करने लग गया, तब क्या होगा? करंट डिक्रीज मैक्स हो जाएगी। करंट मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज भी होने लग जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं ओमेगा को। करंट पहले तो बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, और ज्यादा ओमेगा को मैंने कम कर दिया तो करंट डिक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सी की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी ज्यादा, ठीक है। एक्सी और एक्सएल के अंदर पहले तो डिफरेंस कम होगा, जैसे जैसे मैं ओमेगा को कम कर रहा हूँ एक्सी और एक्सएल में डिफरेंस कम हो रहा है, एक बार जीरो के बराबर हो गया और ज्यादा ओमेगा को डिक्रीज करा तो उनके अंदर डिफरेंस अब फिर से बढ़ने लग जाएगा, करंट डिक्रीज होने लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है स्लाइटली, है ना। अदरवाइज ओमेगा को डिक्रीज करने पर, अदरवाइज ओमेगा को डिक्रीज करने पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू है बढ़ेगी या कम होगी। वो डिपेंड करेगा कि मैंने ओमेगा को कितना कम करा है या कितना बढ़ाया। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यहाँ पे समझ में आ रहा है? टिक कर सकते हैं इसको। देखो सही बात है, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर हूं, अब मैंने क्या करा, सेपरेशन, जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है उसको मैंने कम कर दिया। सेपरेशन कम करने पे कैपेसिटेंस कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो एक्सी पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कम हो जाएगा। एक्सी कम हो जाएगा। अगर एक्सी सर्किट के अंदर कम हो गया तो जेड पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर एवरेज पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, या करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तीनों को रिलेट करो, देखो क्या होगा। अगर एक्सी को मैंने कम कर दिया तो क्या होगा? करंट कम हो कम जाएगा। होगी।
कम हो जाएगा ना, क्योंकि z बढ़ जाएगा। अगर मैंने xc को कम कर दिया है ना, तो z की वैल्यू बढ़ जाएगी। 50 माइनस 20, अभी 20 से 10 हो गया, तो 50 माइनस 10 वो 40 बन जाएगा, है ना। रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो एवरेज पावर भी डिक्रीज होगी। सही बात है। Yes. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी देखो, ऑन इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन रॉड बिटवीन इंडक्टर, इंडक्टर के बीच में अगर मैंने सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी तो एल पे क्या फर्क पड़ेगा? एल पे क्या फर्क पड़ेगा इंडक्टेंस पे? क्या करते थे अपन, सॉफ्ट आयरन क्यों इंक्रीज करते हैं अपन इंडक्टर में? इंडक्टेंस बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए? सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, इंडक्टर के बीच में अपन क्यों करते थे? पहले अपन ने पढ़ा था ना कई बार पिछले चैप्टर्स के अंदर, क्या करते हैं अपन, उसके इसका इफेक्ट, जितनी भी चीजें हैं इंडक्टेंस के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए। यस सर। नहीं, एल की वैल्यू जो है वो होती है, मतलब अपन लिखते थे ना म्यू नॉट इंटू म्यू आर करके, याद है ऐसा लिखते थे कुछ? म्यू नॉट की जगह अगर मान लो मैं कुछ दूसरा डाल दूं तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर करते थे अपन। नहीं, ऐसी कर होता था कि Yes. नहीं होता था? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दूंगा तो इसका मतलब इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर एल इंक्रीज हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा इस पे, जेड पे क्या फर्क पड़ेगा, या क्या फर्क पड़ेगा करंट पे, फेज पे? एल को अगर मैंने बढ़ा दिया तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? Increase. एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सएल अभी तो ऑलरेडी ज्यादा है, एक्सेल ऑलरेडी ज्यादा है, मैंने और ज्यादा एक्सेल को बढ़ा दिया तो करंट अभी ऑलरेडी लैग कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, करंट और ज्यादा लैग करेगा या कम लैग करेगा? ज्यादा लैग कर, और ज्यादा लैग करेगा। तो फेज डिफरेंस आई और वी में कम हो रहा है या फिर और बढ़ रहा है? बढ़ रहा है sir. और ज्यादा बढ़ रहा है। आई और वी में गैप और ज्यादा बढ़ रहा है फेजर्स के अंदर। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑन इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन रॉड बिटवीन इंडक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी इंक्रीजेस। क्लियर है? कोई भी शंका, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो पूछो। नो सर। नहीं, चलने दें आगे। मूव करें आगे। यस सर। ठीक है, तो इसी के अंदर अपन एक डायग्राम और भी बना सकते हैं रिएक्टेंस का, वो भी बना लेते हैं अपन। तो दो डायग्राम अपन बनाएंगे, एक रिएक्टेंस का डायग्राम बनाते हैं और एक और डायग्राम बनाते हैं। तो इसी सर्किट को अपन एनालाइज कर रहे हैं अभी फिर से दोबारा से। क्या देखा अपन ने, एक बार रिएक्टेंस देखा, अगर डायग्राम अपन पहले भी बना चुके हैं जब अपन ने एक्सी और एक्सेल स्टडी किए थे, उसमें ये डायग्राम अपन पहले भी बना चुके हैं। कौन सा डायग्राम? ऐसा डायग्राम अगर मेरे को दिखाना है रिएक्टेंस एक्स, एक्स वेरिंग विद ओमेगा, तो एक्सेल जो है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। ये अपन ने ऐसा बनाया था एक्सेल के लिए, तो दिस इज एक्सएल। एक्स सी जो है दैट इज 1/ओमेगा सी, तो उसकी वैल्यू आएगी इस तरह की, 1/ओमेगा के साथ में वेरी करेगा हाइपरबोलिक, उसका उसकी वैल्यू आएगी इस तरह की। उसकी वैल्यू इस तरह की कुछ आएगी। दिस इज फॉर एक्सी। ठीक है, ये जहां पर एक्सी और एक्सएल बराबर हैं आपस में, दिस इज माय ओमेगा नोट, दिस इज माय ओमेगा नोट। यहाँ पर एक्सी और एक्सएल आपस के अंदर बराबर हैं। अब देखो ओमेगा नोट की वैल्यू, अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नोट से छोटी आएगी तो अपने को दिख ही रहा है एक्सी विल डोमिनेट, है ना, एक्सी की वैल्यू एक्सएल से बड़ी आएगी। अगर ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में ओमेगा नोट से राइट में ले लूं तो एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी, तो यहाँ पे इंडक्टिव होगा सर्किट।
समझ में आ रहा है यहाँ से भी? और सेम ग्राफ जो अपन ने ऊपर बनाया करंट के लिए वो भी अपन बना सकते हैं फिर से। इस तरह का सा कुछ ग्राफ बनाया अपन ने, तो ग्राफ अपन ने बनाया कुछ इस तरह का सा बनाया। सपोज दिस इज करंट आई एम और मैक्सिमम वैल्यू करंट की देख रहे हैं, और अपन ओमेगा के साथ में, ओमेगा की जगह एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो मान लो अपन इसके साथ में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ओमेगा नॉट तो मेरा फिक्स है कुछ, है ना, कुछ वैल्यू ओमेगा नॉट की फिक्स है। दिस इज माय ओमेगा नॉट। अब ग्राफ अलग अलग तरह का आएगा, जैसे मान लो अगर मैं रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो मेरा ग्राफ के अंदर करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी आएगी। रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा करंट उतना छोटा आएगा, आईएम उतना छोटा आएगा। तो मान लो एक बार मैंने रेजिस्टेंस छोटा लिया, इस तरह का सा ग्राफ आया, यहाँ पे मैक्सिमम आया और फिर ये नीचे, ऐसे करंट मूव करेगा। अब मैंने रेजिस्टेंस को कम करता जा रहा हूँ, इस तरह का ग्राफ आ गया एक बारी को, इस तरह का ग्राफ आया। फिर मैंने और कम किया, इस तरह का ग्राफ आया, ठीक है। और कम किया तो और शार्प होता जाएगा, देखो और ये शार्प हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आया। ओमेगा नॉट पर अभी अपन ने 4 मान लो बना दिए, इसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है R3 और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है R4। तो इनमें क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, कौन बड़ा है रेजिस्टेंस, कौन छोटा है? R4 सबसे बड़ा है। R4 सबसे बड़ा, तो R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ऐसा अपन लिख सकते हैं। सही है? यस सर। ठीक है, अपन देखते हैं रेजोनेंस के टाइम पर, है ना, रेजोनेंस के टाइम पर पावर ट्रांसफर जो है सोर्स टू द सर्किट दैट इज मैक्सिमम। रेजोनेंस के अंदर हमेशा तीनों कंपोनेंट चाहिए अपने को, है ना, सिर्फ एल और सी, मतलब एल और सी दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। सिर्फ एल हो या सिर्फ सी हो तो कभी भी रेजोनेंस नहीं होता वहां पे। एल भी चाहिए, सी भी चाहिए, और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी अगर हो जाएगा तब हमारा रेजोनेंस अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें अपन लिखते हैं, है ना। तो ये जो सीरीज का एलसीआर सर्किट होता है ना, ये काम कहाँ पर आता है, इसको जैसे यूजुअली एप्लीकेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है, और यूजुअली इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज का रेजोनेंट सर्किट है एलसीआर का, ये सीरीज एलसीआर सर्किट, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, है ना। रेजोनेंस के टाइम पर इसका इंपीडेंस होगा, मिनिमम होगा। और अब होता क्या है यूजुअली, देखो इसका कहाँ एप्लीकेशन आता है, जैसे मान लो मेरा रेडियो है ना, रेडियो है, या फिर अपने मोबाइल के अंदर जब अपन रेडियो ट्यून करते हैं, कभी किसी ने यूज करा है क्या कभी रेडियो, मोबाइल के अलावा एफएम वगैरह कभी भी करा है यूज, देखे हैं यस किसी ने सर। रेडियो? क्या होता है रेडियो Yes, के अंदर, कैसे ट्यून करते हैं उसको? सर वो एंटीना रेडियो होता है को ना ऊपर। ऊपर एंटीना होता है, उसके अलावा भी होता है कुछ, और क्या होता है? एक गोला नहीं होता जिसको घुमाते हैं अपन? यस सर। भाई जैसे अजमेर के अंदर कौन सा आता है एफएम, कभी सुना है क्या किसी ने एफएम? सर 93 पॉइंट करके कुछ आता है। एक है ना भास्कर जैसा आता है, 90, 2-3 आते हैं। एक जैसे भास्कर का आता है 90, कौन सा आता है 94.3 माई एफएम करके, है ना। yes, एक आता है यस सर। 94.3 माई एफएम, एक आता है 93.5 बिग एफएम, फिर और भी आते रहते हैं यस सर। 92.7 रेडियो मिर्ची और फलाना फलाना, तो ये सब आते रहते हैं। तो भाई अब क्या करेंगे अपन, ऊपर एक है ना वो रहता है, एक बार रहता है, उसके अंदर एक गोला लगा हुआ रहता है, उस गोले को घुमाएंगे। तो उस गोले को घुमाने पे जहां पे मैं लेके गया, जैसे मैंने गोले को घुमाया तो उसकी नॉब को जैसे मैं घुमाऊंगा तो वो लेफ्ट राइट सरकेगी। जो तो मैं इसको अगर 92.5 पे लेके आया
तो वो वाला उसके उस एफएम के गाने बजने लगेंगे, है ना। 92.7 पे लेके आया तो वो बिग एफएम चालू हो जाएगा, 93.5 पे लेके आया माई एफएम चालू हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो क्या यस होगा, सर। रेडियो के अंदर यही रहते हैं एल, सी और आर। अब क्या होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, अब हवा में क्या होता है, ये रेडियो अलग अलग जो स्टेशन है अलग अलग हवा में फ्रीक्वेंसी भेजे हुए हैं, है ना, कई किलोमीटर दूर तक इनकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी जा रही है। अब मेरे पास एल, सी और आर सर्किट है मेरा यहाँ पे रेडियो का। जब मैंने रेडियो को ट्यून करा तो मेरे सर्किट की, जब अब रेडियो के नॉब घुमाने पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उनको मैं दूर और पास में ला रहा हूँ, तो इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तो मेरे सर्किट का इंपीडेंस कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोमेंट पे जब मैं 92.7 पे ला रहा हूँ तो मेरे सर्किट के अंदर उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 92.7 से मैच कर जाएगी, और उस केस के अंदर उसी के अंदर वो उसका रेजोनेंस रहेगा, तो वो वाली जो फ्रीक्वेंसी के करंट्स हैं वो डोमिनेट करेंगे, वो वाली फ्रीक्वेंसी है दैट विल डोमिनेट, और उसी के हिसाब से वही फ्रीक्वेंसी है कैच करके मेरे को कन्वर्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी मेरे को, ठीक है। अगर मान लो मैं सर्किट के अंदर ट्यून करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैंने लेके आ जाएगा 92.7 पे, तो 92.7 पे 92 सर कैपेसिटर की प्लेट्स चेंज करी मैंने, इंपीडेंस चेंज करा, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हुई, सी को चेंज करने पे ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और उसके अंदर फिर सर्किट के अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और फिर वो उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करके वही वाली मेरे को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। आ रही है बात समझ में? तो जिस फ्रीक्वेंसी का मेरा रेजोनेंट सर्किट रहेगा, जिस सर्किट की मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी, उस सर्किट की उस फ्रीक्वेंसी के करंट्स को, या उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी वो जो है उसी को वो सर्किट कैच करेगा, है ना। और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मोटा मोटा यही हो रहा है रेडियो के अंदर, मोटा मोटा फिनोमिना रेजोनेंस का काम करता है। अगर मेरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरी जो फ्रीक्वेंसी वो छोड़ रहे हैं उसके बराबर हो जाती है, तो वही फ्रीक्वेंसी मेरे को सुनाई देती है। क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, तो इसके बारे में अपन छोटा सा लिख लेते हैं अपन कि सीरीज एलसीआर सर्किट। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही, एक सेकंड। अभी आ गई? यस सर। Because series LCR circuit is also called acceptor circuit. Is also called acceptor circuit. At resonance, its impedance is minimum. Its impedance is minimum, and it moves readily. Its impedance is minimum, and it moves readily. Accepts that current out of many currents whose frequency is equal to its natural frequency.
ठीक है। तो मान लो जैसे एक सर्किट है, उसके अंदर इमेजिन सोचने का तरीका है कि कैसे सोच रहे हैं अपन, कि मान लो एक सर्किट है जिसके अंदर कई सारे करंट आ सकते हैं ना, कई सारे करंट फ्लो कर सकते हैं। तो वो उसके अंदर एक्चुअली कौन सा करंट फ्लो करेगा, है ना, एक्चुअली कौन सा करंट फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा, वो करंट डोमिनेट करेगा जो उसके सर्किट, ऐसा करंट मान लो मैंने 4 करंट फ्लो करा दिए इसके अंदर। एक सर्किट है एलसीआर सर्किट, उसमें पॉसिबिलिटी है कि 4 करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करंट है चारों। तो कौन सा करंट सबसे ज्यादा आएगा उसके अंदर, कौन सा करंट डोमिनेट करेगा, जिस करंट की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्लोजेस्ट होगी या बराबर होगी, दैट करंट विल डोमिनेट, दैट करंट विल एक्चुअली फ्लो इन द सर्किट। बाकी जो सारे करंट है दैट विल नॉट फ्लो, ठीक है। तो इट विल एक्सेप्ट out of many currents that current whose frequency is equal to its natural frequency, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं और इसको अपन फिर से डिस्कस करेंगे। एक लाइन और लिखो, द शार्पर द रेजोनेंस द बेटर द रिसेप्शन। द शार्पर द रेजोनेंस better the reception। अब इसको अपन देखेंगे कि ये शार्प रेजोनेंस का क्या मतलब है, ठीक है। शार्प रेजोनेंस का यही मतलब है ये वाली चीज से, ठीक है। जैसे अपन इन इन 4 ग्राफ के अंदर देखो, इन चारों ग्राफ के अंदर कौन सा सबसे शार्प ग्राफ है, सबसे फर्स्ट। शार्प है ना, फर्स्ट वाला जो है R1 वाला ग्राफ, दैट इज द शार्पेस्ट, ठीक है, बड़ा शार्प ग्राफ है वो। तो इसके अंदर यही होगा, अगर सबके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें अपन, R4 पे भी रेजोनेंस हो रहा है, R3 पे भी हो रहा है, R2 पे भी हो रहा है, R1 पे भी हो रहा है। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा शार्पेस्ट रहे, R1 जो है वो कम रहे, है ना, उस केस के अंदर। तो वो वाली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एकदम शार्प ग्राफ लेके आऊं, ठीक है। उसके अंदर मेरे को रेजोनेंस जो है वो बेटर सुनाई देगा, ठीक है। सर्किट के अंदर एकदम बेटर ट्यूनिंग होगी, रेडियो के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कट आवाजें मेरे को आएंगी। टीवी के अंदर भी, अगर आजकल तो नहीं होता है, आजकल तो सब डिजिटल है और बहुत अच्छे से शार्पनेस वगैरह सब रहती है। पहले के जमाने में अगर चैनल भी अगर कभी कभी चेंज करना होता था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट वही है, बहुत एडवांस्ड हो गया है, ठीक है। कंसेप्ट वही है बड़ा, लेकिन आजकल बस एडवांस हो गया, कंसेप्ट वही है। अगर मेरे को टीवी पे भी एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे पे स्विच करना है, जैसे ध्यान दो, अगर कभी कभी नया टीवी अगर आता है, जब भी मेरे पास नया टीवी आता है, तो नए टीवी के अंदर भी ऐसी होता है, ट्यून करते हैं अपन, सारी बैंडविड्थ सर्च करता है वो, है ना, सारी बैंडविड्थ सर्च करता है, जिस जिस बैंडविड्थ पे जो जो चैनल है वो चैनल मेरे को देता है, ठीक है। तो वो फिक्स कर लेता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसका मतलब एकदम शार्प उसकी फिक्स्ड है ना, इतना ज्यादा उसमें भी एकदम, अगर मान लो अगर इतना शार्प ग्राफ नहीं हो, है ना, सारा क्वालिटेटिव डिस्कशन अपन कर रहे हैं, कोई अपने से बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं इसके अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन समझें इसको, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजें ये कोई पूछेगा नहीं कि ये शार्पनेस बताओ मेरे को, शार्पनेस का फॉर्मूला पूछ लेगा बस। बट अपने को दिमाग में क्लियर होना चाहिए शार्पनेस का मतलब क्या है, या अगर ये इतनी शार्प नहीं होंगे तो दो चैनल्स आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, कि जितना ज्यादा शार्प होगा उतना ज्यादा मेरे को ब्लर्ड नहीं दिखाई देगा, उतनी ज्यादा क्लियर पिक्चर्स रहती हैं, इसको अपन शार्पनेस बोलते हैं। मोबाइल में भी अगर कभी अपन फोटो एडिट करते हैं, तो शार्पनेस पे क्या होता है, एजेस एकदम क्लियर कट निकले हुए रहते हैं, है ना, वरना एजेस थोड़े से ब्लर्ड होंगे, थोड़े से हेजी से रहेंगे एजेस, उसको अपन बोलते हैं शार्पनेस थोड़ी कम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट इस यहाँ तक? नो सर। नहीं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर। अब यहीं पे अपन शार्पनेस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थ्योरी मतलब क्वांटिटेटिवली, ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बट गिवन है, अपन पढ़ेंगे इसको। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड क्वालिटी फैक्टर।
तो देखो क्या होगा अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई भी ओमेगा होगा तो करंट की जो वैल्यू आएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, वो मैक्सिमम से कम ही आएगा। थोड़ा करंट जो है आईएम की जो वैल्यू है ओमेगा नॉट पे जो आईएम आता है उससे कम ही आएगा, है ना। तो ऐसा ओमेगा जहां पे एवरेज पावर रेजोनेंस वाली पावर की आधी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन लिख लें द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच the value of omega for which the value of omega for which average power has value half of half the has value half of its resonance value, half of its value at resonance. It's called half power frequency. देखो देख के पता लग रहा है ऐसे कितनी फ्रीक्वेंसी आएंगी? दो आएंगी, एक लेफ्ट में आएगी एक राइट में आएगी, है ना। अगर मैं प्लॉट करूं भाई ऐसे करंट की वैल्यू, अच्छा करंट कितना हो जाएगा उस पावर ऐसे पे, करंट कितना हो जाएगा? Im/2 Im बाय रूट 2 हो जाएगा। Im स्क्वायर इंटू आर होता है ना पावर। yes पावर की वैल्यू आई स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर बोल लो, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बोल लो, या फिर आई एम स्क्वायर इंटू आर, जो भी अगर बोल रहे हो। तो मैक्सिमम पावर अगर पी नॉट है आई एम स्क्वायर इंटू आर, अगर उसकी पावर का आधा करना है आई एम स्क्वायर इंटू आर बाय 2 करूंगा, यानी कि आई एम बाय रूट 2 करूंगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू 1 बाय रूट 2 के बराबर आएगी। मैक्सिमम करंट जो रेजोनेंस पे है उसका वैल्यू का 1 बाय रूट 2 टाइम्स करंट हो जाएगा। ऐसे दो फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक ओमेगा नॉट के लेफ्ट में, एक ओमेगा नॉट के राइट में। सही है yes ना। तो पहले अपन एक ग्राफ से देख लेते हैं इसको। ग्राफ में अगर मैंने प्लॉट किया तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐसे दो बन जाएंगे। तो अपन ये दो बनाए इस तरह के। मान लो ऐसा ग्राफ है अपना, आई एम और ओमेगा का ग्राफ देख रहे हैं। आई एम की जगह पार भी लिख सकते हो वैसे, पर मैं आई एम लिख रहा हूँ। आई एम बाय रूट 2 कर दूंगा अपने आप। वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी आई एम बाय रूट 2 वाली, वहां पे जो वैल्यू होगी ओमेगा की, दैट विल बी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मेरा ग्राफ सपोज इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे मेरा ओमेगा नोट है सपोज, यहाँ पे सपोज ओमेगा नोट है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाता है। इस तरह का कुछ आया ग्राफ करंट का इसके साथ में। करंट की वैल्यू आई एम बाय रूट 2 कर दिया। आई एम बाय रूट 2 को बोले तो 0.7 समथिंग, सपोज यहाँ पे कहीं आया कुछ। आई एम बाय रूट 2, तो यहाँ पे देखो दो फ्रीक्वेंसी आएंगी, एक ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ, और एक ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ। सही है, सही है। तो मैं इनको मान लो, मैं बोल देता हूँ, नाम दे देता हूँ। एक को दे दिया मैंने ओमेगा 1, एक को दे दिया ओमेगा 2। ठीक है, इनको मैंने दो नाम दे दिए। तो ये मेरी दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आई, वन इज ओमेगा 1 एंड अदर इज ओमेगा 2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक दो चीजें और लिख लेते हैं। जैसे मान लो बोला मैंने कि पावर एवरेज पावर वो जो आएगी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे, पी एवरेज इज इक्वल टू पी
एवरेज एट रेजोनेंस अपॉन 2, सही है क्या? है ना, एट एनी टाइम अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे देख रहा हूं तो पी एवरेज इज इक्वल टू पी एवरेज एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे जो पावर थी उसका आधा आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर इज इक्वल टू आई आर एम एस एट रेजोनेंस स्क्वेयर इंटू आर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज आई आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस एट रेजोनेंस अपॉन √2 के बराबर। अच्छा, यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, सेम यहीं से ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि आई होता क्या है, आई की वैल्यू होगी v अपॉन z, आई आरएमएस विल बी v by z एंड आई आरएमएस एट रेजोनेंस दैट विल बी v by r। यहां से मैं लिख सकता हूँ v by z और v by r से z इज इक्वल टू √2 r के बराबर। ये क्लियर है क्या? आई आरएमएस को मैंने लिखा v RMS by Z एंड आई RMS एट रेजोनेंस को लिखा V RMS by R, क्योंकि वहां पर R की वैल्यू Z के बराबर आएगी। यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया Z बराबर √2 R के बराबर। क्लियर है क्या? तभी तो लिखते हैं अपन करंट की वैल्यू 1/√2 करनी है ना, तो Z की वैल्यू √2 R के बराबर ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलने में आगे। ये आवाज आ रही है सबको, कट रही है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। एक चीज अपन डिफाइन कर रहे हैं, है ना, एक चीज अपन डिफाइन कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। नेक्स्ट लिखूं, ये जो फ्रीक्वेंसी के बीच में गैप है इसको अपन बोलते हैं बैंड विड्थ। ω2 माइनस ω1, ω2 माइनस ω1 इसको अपन बोलते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, तो अपन ने पहले लिखा ω2 माइनस ω1 which is also equal to 2 times डेल्टा ओमेगा। अभी ध्यान दो, अगर ω1 और अगर ये सर्किट, अगर ये जो सर्किट क्या, अगर ये जो ग्राफ है, if this graph is almost symmetrical, ω2 और ω1 यानी ω2 ω0 से जितना आगे है उतना ही ω1 ω0 से पीछे ऑलमोस्ट बराबर सा है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा बोल दूंगा। डेल्टा ओमेगा क्या है? डेल्टा ओमेगा की एवरेज वैल्यू मैं चाहूँ तो डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ ω2 माइनस ω1/2 के बराबर। इसको तो अपन बोलते हैं बैंडविड्थ, वेयर डेल्टा ओमेगा इज ω2 माइनस ω1/2। दिस इज बैंडविड्थ। ठीक है, और ये जो वैल्यू आती है ω2 माइनस ω1/2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू R/2L, R/2L। अभी के लिए लेके चलो, फिर अपन आगे लिखेंगे भी R/2L कैसे आ रहा है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन भी करेंगे अपन। तो ये जो डेल्टा ओमेगा है इसको अपन बोलते हैं R/2L। अब डेल्टा ओमेगा, है ना, डेल्टा ओमेगा आगे अपन एक क्वालिटी फैक्टर अपन डिफाइन करते हैं कि उसको भी अपन लेंगे। क्वालिटी फैक्टर से मुझे ये पता लगता है कि कितना सर्किट कितना शार्प है ना, जितना शार्प सर्किट होगा क्वालिटी फैक्टर मेरा उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस अभी लेके चल रहे हैं, ये फॉर्मूला याद भी रखना है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/2L इसके बराबर आती है। अच्छा, अब देखो ω1 जो मेरी फ्रीक्वेंसी है
है ना। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ओमेगा 2 और ओमेगा 1, ऐसा नहीं है कि ओमेगा 2 बहुत ज्यादा आगे है और ओमेगा 1 बहुत ज्यादा पीछे है। ओमेगा नॉट को अपन ऑलमोस्ट अगर सेंटर में ही मान ले, है ना, ओमेगा नॉट को अपन ऑलमोस्ट सेंटर में ही मान ले, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ क्या, कि ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा लिख सकता हूँ क्या। ये जो वैल्यू है, ये टोटल गैप, इसका आधा जो है इसको डेल्टा ओमेगा बोल रहे हैं। तो ये हो गया ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2, दैट इज डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ ना, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। Yes, sir. तो मैंने ओमेगा 1 को लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा 1 को लिख दिया, इसको लोअर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, दिस इज कॉल्ड लोअर फ्रीक्वेंसी। फिर मैंने ओमेगा 2 को लिख दिया ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, दिस इज कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी। दोनों ही हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। दिस इज कॉल्ड हायर फ्रीक्वेंसी। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई z की वैल्यू अब मुझे लिखनी है ना, z की वैल्यू लिखनी है। तो एट, अगर मैं ओमेगा 1 पर चेक करूं, है ना, ओमेगा 1 पर मैं लिखता हूँ एट ओमेगा 1, मान लो मेरा सर्किट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, एट ओमेगा 1, एट ओमेगा 1 z की वैल्यू में लिखूं, ओमेगा 1 की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा नॉट की टर्म्स में अगर लिखा, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। नाउ z की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है, तो मैंने z की वैल्यू लिखी अंडर रूट ऑफ एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सी की वैल्यू लिखूंगा, ओमेगा 1 है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा 1 की जगह मैंने लिखा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इनटू सी। एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सएल की जगह लिखा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इनटू एल, इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है एकदम। अब आगे बस गणित के मैनिपुलेशंस करने हैं अपने को, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अपन करते जाएंगे। चलने दें, आगे चलते रहे। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये z जो है ये किसके बराबर होता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे z किसके बराबर होता है। R. देखो लिखा है √2r, √2r के बराबर लिखा ना अभी अभी अपन ने। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे z की वैल्यू √2r के बराबर आती है, सही है। ये अपन Yes, ने sir. करा, z की जगह मैंने लिख दिया √2r और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहां से मैं लिख रहा हूँ, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर ये √2r के बराबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये भी r के बराबर आएगी, ये वैल्यू, तभी तो z जो है √2r आएगा, सही है। Yes, sir. तो इसका मतलब मैंने लिख दिया, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू सी माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू एल, दिस इज इक्वल टू आर। यहाँ पे लिख दिया सिंस z इक्वल टू √2r। यहाँ तक अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे अपन देखें, मैं कॉमन ले रहा हूँ वैल्यू, ओमेगा नॉट सी डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे और ओमेगा नॉट एल उसके अंदर कॉमन लेंगे इंडक्टेंस वाले सर्किट में, इंडक्टेंस वाले एक्सप्रेशन में। मैंने इसके अंदर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ओमेगा नॉट को बाहर ले लिया, तो ये बन गया, देखो ओमेगा नॉट सी,
सी तो ऑलरेडी कॉमन, मतलब सी तो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर है, मैंने ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लिया। अगर मैंने ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लिया तो ये तो बन गया 1, ये बन गया माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। सही है, माइनस Yes. ऊपर भी मैंने ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लिया तो वो बन गया ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इसकी पावर -1 माइनस ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। यहाँ तक अपन ने लिख दिया। अब अगर मेरा डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा छोटा है तो मैं इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ 1 माइनस समथिंग 1 माइनस एक्स, उसकी पावर कुछ भी है, और अगर एक्स की वैल्यू बड़ी छोटी आती है तो वो पावर अंदर आ जाती है 1 की पावर -1 है, इस तरह का कुछ भी एक्सप्रेशन हो तो ये बाइनोमियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, -1 अंदर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस -1 इंटू डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट। अगर इसको मैंने लिख दिया इफ डेल्टा ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। अब देखो अगर 1 अपॉन ओमेगा, अगर ओमेगा नॉट सी 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी और ओमेगा नॉट एल ये दोनों वैल्यूज बराबर ही होंगी ना, क्योंकि ओमेगा नॉट की बात कर रहे हैं, ओमेगा नॉट तो मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली बात है, तो वहां पे 1 अपॉन एक्सी और एक्सएल बराबर होते हैं, तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की जगह मैं ओमेगा नॉट एल ही लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओमेगा नॉट एल, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ओमेगा नॉट एल कैंसिल हो रहा है, वैल्यू मेरे पास आती है, और ओमेगा नॉट एल 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट दैट इज इक्वल टू आर। सही है यहाँ तक। Yes. और यहां से मैंने लिख दिया ओमेगा नॉट एल बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा। दिस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। ये जो वैल्यू है दिस इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर, ओमेगा नॉट एल बाय आर। तो मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा क्या चीज है, बैंडविड्थ ही है। 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा क्या है, ये टोटल है ना वैल्यू, देखो यही तो है टोटल बैंडविड्थ। तो ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, और जिसकी वैल्यू आती है ओमेगा नॉट एल बाय आर के बराबर, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। So this is called quality factor. Resonant frequency upon bandwidth. Resonant frequency upon bandwidth. This is called quality factor. Bandwidth जितनी छोटी होगी quality factor उतना ज्यादा आएगा। सही है, शार्पनेस भी उतनी ज्यादा होगी। चलने दें आगे। सही बात है। Yes. तो अपन यहीं पे लिख देते हैं लार्जर द वैल्यू या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ, लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू एंड शार्पर इज रेजोनेंस। मैंने लिखा smaller the bandwidth
smaller the bandwidth, larger is the value of Q. And sharper the resonance. सोच भी सकते हो, ग्राफिकली भी सोच सकते हो। मान लो अगर मेरा रफ में बना रहा हूं मैं नोट, अपने आप ही देख लो, मतलब रफ में इमेजिन करके नोट कर सकता हूँ। मान लो इस तरह का ग्राफ था मेरा, ये IM बनाया मैंने यहाँ पे और ये ओमेगा दिया था, इस तरह का ग्राफ आ रहा था। अगर मान लो मेरा ग्राफ थोड़ा कम शार्प आता है, इस तरह का है शार्प, ये तो इतना शार्प है नहीं, है ना। अगर मैक्सिमम करंट यहाँ पे आता है तो ये आएगा IM/√2 आएगा यहाँ। देखो ध्यान से देखो, IM/√2 एक फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे, और IM/√2 की अगली फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे। कितना बड़ा बैंड, कितनी बड़ी बैंडविड्थ है, ठीक है, इतनी बड़ी बैंडविड्थ है। इसके अंदर इतनी शार्प, इतना बढ़िया सर्किट मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी। इसी के अंदर ही अगर मान लो मेरा ग्राफ एकदम ऐसा होता, थोड़ा शार्प सा ऐसा होता, तो IM इसका यहाँ पे आ रहा है, इसका IM यहाँ पे, IM/√2 अगर देखूं मैं, अगर ये IM है, IM/√2 मान लो यहाँ कहीं आया, यहाँ पे देखो कितना फर्क पड़ेगा। इसकी बैंडविड्थ जो है देखो छोटी आ रही है छोटी बैंडविड्थ, है ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही है, ओमेगा नॉट की वैल्यू वही है दोनों के लिए, ओमेगा नॉट की वैल्यू दोनों के लिए वही है, बट यहाँ पे बैंडविड्थ कम आ रही है। जिसके अंदर थोड़ा शार्पर होगा, बैंडविड्थ छोटी होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होता है, एक्सेप्टर सर्किट उतना ही शार्प रहता है और उतना बढ़िया रेजोनेंस सबको मिलता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई और डाउट किसी को इसके अंदर? समझने में कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी के आगे अपन डिस्कस करेंगे। एक दो चीजें बची हुई है इसके अंदर, एक अपने को डिस्कस करना है ट्रांसफॉर्मर्स, और एक अपन LC ऑसिलेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट। हमारा जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है दैट विल बी कंप्लीट। इसके अंदर एक टॉपिक जेई का भी है, पैरेलल LCR सर्किट। फॉर द टाइम बिंग अभी उसको नहीं करेंगे अपन, है ना। उसके बाद अपने रेगुलर टेस्ट स्टार्ट होंगे, फुल सिलेबस के, हाफ सिलेबस के, इस तरह के। और अगले एक दो चैप्टर हैं वो भी अपन ऑलरेडी एग्जाम से पहले अपन डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट टर्म के जो चैप्टर हैं वो भी। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। सर बोलो। सर ये डेरिवेशन में एक स्टेप समझ में नहीं आया। क्या चीज बताओ, कौन सा स्टेप? सर ये डेल ओमेगा इज लेस देन। ये बाइनोमियल के अंदर है, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब बाइनोमियल थ्योरम से अपन ने लिखा है कि अगर कोई भी ऐसी टर्म होती है 1 + x की पावर -n, इस तरह का एक्सप्रेशन है, वेयर x इज लेस देन 1, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूं 1 - nx, ये अपन ने यूज करा है स्टेप। ठीक है, तो इसी फॉर्म का है ये। 1 बस अंदर प्लस की जगह माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ± कुछ भी ले सकते हो। तो ये स्टेप अपन ने यूज करा है यहाँ पे। ठीक है, बस सर ऊपर तो ये -n की। ओमेगा नॉट बोलो। एल कैसे आया? ओमेगा नॉट एल कैसा है, वहां पे अपन ने ये भी यूज करा है, 1/ω0c = ω0l। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है ना, ω0 = 1/√LC। दोनों तरफ स्क्वायर करा तो ये मिलता है मेरे को, ω0l = 1/ω0c। रेजोनेंस पे ये रहता है ना, XC = XL। ये अपन ने यूज करा है। ठीक है, ओके सर। ओके। Thank you.
ओके, थैंक यू।